नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 9। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों को आपको यहाँ पर समझाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करते हैं। तो जब भी हम किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं और एक सब्सटेंस यदि दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। और यही यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारा फिर कहलाता है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये हो गई हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन कि जब एक सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है तो यह हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सबसे पहले बात करें यदि सॉल्यूट की, तो आपने देखा था कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो गया था। सॉल्यूट क्या कहलाएगा? द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। तो वह सब्सटेंस जो डिसॉल्व हुआ था वह कहलाता है सॉल्यूट। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। तो सॉल्यूट आप देखेंगे यूजुअली ये क्या होता है, आपका एक स्मॉलर क्वांटिटी में यह होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो क्या होगा, सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व हुआ था वो कहलाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस जिसने डिसॉल्व किया था सॉल्यूट को वह कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। और ये हमारा लार्जर क्वांटिटी में होता है यूजुअली। इसके बाद एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे सॉल्ट को डिसॉल्व करें यदि वाटर में, नमक को आप पानी में डालेंगे यदि, तो क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। और जो आपने नमक डालने के बाद जो नमक पानी में घुल गया है तो वो हो गया है पूरा हमारा एक सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप शुगर को वाटर में डालेंगे, यहाँ पर शक्कर को पानी में डालेंगे तो वो घुल जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन। तो जब भी आप देखेंगे एक सब्सटेंस यदि आपका सॉलिड है और एक आपका वहाँ पर यदि लिक्विड है, तो सॉलिड वाला आप देखेंगे वो होता है आपका सॉल्यूट और जो लिक्विड रहता है वो होता है सॉल्वेंट आपका। इस प्रकार से भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। अब एयर की बात करें तो एयर भी हमारा एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एयर में क्या होता है आपने देखा होगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की होती है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों यहाँ पर गैस हैं, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो नाइट्रोजन यहाँ पर काम करेगी सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में है ये। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं वो हमारी सॉल्यूट की तरह काम करेंगी यहाँ पर। तो एयर क्या है, सॉल्यूशन है यहाँ पर, नाइट्रोजन उसमें सॉल्वेंट है और अदर जो भी गैस हैं उसमें वो हमारी सॉल्यूट हैं। सॉल्यूशन के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो हर जगह ये आपको एक सा यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखता है। जैसे आप कहीं भी एयर में देखेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन आपको ज़्यादा ही मिलेगी, अदर गैसेस कम मिलेंगी। तो ये आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। इसके बाद कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे एयर में आप ऐसे देख नहीं पाएंगे कि इसमें नाइट्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ पर है। वो क्या है, आपकी यूनिफॉर्मली वहाँ पर मिक्स हो जाती है। थर्ड है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सभी जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एवरी पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन हैज द सेम कंपोजिशन। सॉल्यूशन का कोई भी पोर्शन आप लेंगे हर जगह आपको सेम कंपोजिशन वहां पर मिलता है। इस प्रकार से सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
और ये हमारे बहुत सी चीज़ों को समझने में हमारी मदद करते हैं। नेचुरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है और आपको बताना है कैसे आप एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो ये क्या है, एक सीमा तक ही वहाँ पर वो डिजॉल्व हो पाएगा। जैसे आप शक्कर को यदि पानी में डालेंगे तो पहले तो वो घुल जाएगी, पर आप उसको डालते जाएंगे, यदि डालते जाएंगे तो एक समय बाद होगा कि आप देखेंगे कि शक्कर वहाँ नीचे वहाँ पर सेट होते जाएगी, फिर वो घुलना वहाँ पर बंद कर देगी। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज लिमिटेड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सॉल्यूट हैज डिजॉल्व्ड। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड है यहाँ पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। सबसे पहले बात करें यदि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और अधिक सॉल्यूट आप अभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, कि अभी उसमें और भी यदि सॉल्यूट आप डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एडिशनल सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, कि अभी आप और भी सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। नो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज प्रेजेंट एट द बॉटम। इसमें हमेशा आप देखेंगे कोई भी आपका अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट आपको यहाँ पर बॉटम में प्रेजेंट दिखाई नहीं देगा। जितना भी सॉल्यूट है वो सब उसमें वहाँ पर डिजॉल्व हो चुका होगा। कंटेन्स लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्यूट है अपनी मैक्सिमम लिमिट को अभी टच नहीं किया होता है उसने, उसमें भी और भी सॉल्यूट आप डालेंगे तो वहाँ पर वो डिजॉल्व हो सकता है अभी। तो इसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उससे हमेशा कम सॉल्यूट रहेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल हो गया 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे एक बड़ा गिलास है उसमें आपने पानी लिया है, तो इसमें यदि आप 1 चम्मच नमक डालेंगे तो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। अभी भी उसमें कैपेसिटी होगी कि और भी नमक को डिजॉल्व कर सकता है, तो इसलिए वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात करें अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो यह एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो चुका होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या है कि अब यदि आप और अधिक सॉल्यूट उसमें डालोगे यहाँ पर तो क्या होगा, तो फिर वो उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी उतना सॉल्यूट को वो डिजॉल्व कर चुका है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, कि अब और अधिक सॉल्यूट को वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेटल्स एट द बॉटम, और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें आप डालेंगे तो वो नीचे सेटल वहाँ पर होता जाएगा। और इसमें क्या होता है, कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट को रखता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर एडिंग मैनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड। यदि आप लगातार चम्मच से नमक डालते जाएंगे एक गिलास पानी में तो एक समय आएगा कि वो वहाँ पे डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑल एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एडिंग मोर सॉल्यूट अंटिल नो मोर डिजॉल्व्स। इसमें आप और अधिक सॉल्यूट को ऐड करेंगे, कब तक, जब जब तक कि और जब तक कि और अधिक वो डिजॉल्व होना वहाँ पर बंद ना हो जाए, कि एडिंग मोर सॉल्यूट अंटिल नो मोर डिजॉल्व्स।
इसमें क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें आप और अधिक सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि मैक्सिमम सॉल्यूट को वो डिजोल्व कर चुका है, अब उसमें और अधिक डिजोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो अब यदि आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूट को लगातार डालते जाएंगे उस सीमा तक जब तक वो डिजोल्व होना बंद हो जाए। जैसे ही वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो हम कहने लगेंगे कि अब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि एडिंग मोर सॉल्यूट अंटिल नो मोर डिजोल्व्स। सेकेंड है इवेपोरेटिंग सम सॉल्वेंट। अब यदि जो सॉल्वेंट है उसको आप इवेपोरेट कर दें, इवेपोरेट कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट आपका कम हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपका अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट था उसको आपने वहाँ पर कम कर दिया और सॉल्यूट अभी उतना ही है। थर्ड में क्या हो गया, कूलिंग द सॉल्यूशन इन सम केसेस। सॉल्यूशन को यदि आप टेम्परेचर कम करते हैं तब भी कुछ केसेस में आपका जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बताना है यहाँ पर, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट को वो डिजोल्व कर सकता है सॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उसकी जो कैपेसिटी है डिजोल्व करने की, उसको आप कह सकते हैं कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी यहाँ पर होती है। सबसे पहले बात करें यदि सॉलिड की, तो जो सॉलिड होते हैं उसमें जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो बहुत से जो सॉलिड होते हैं उसमें यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, हॉट वाटर कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट देन कोल्ड वाटर। यदि गर्म पानी आप लेंगे तो वो ज़्यादा डिजोल्व कर पाता है सॉल्यूट को एक ठंडे पानी के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि गर्म पानी की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है ठंडे पानी के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोर शुगर डिजोल्व इन हॉट मिल्क देन इन कोल्ड मिल्क। रीजन क्या है कि हाई टेम्परेचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जिससे क्या होता है, ज़्यादा स्पेस बन जाता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। अधिक स्पेस बनेगा तो क्या होगा, अलाउइंग मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स टू एंटर, तो और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर आ सकता है जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अभी सॉलिड की बात करी थी, गैस की बात करें यदि, तो गैस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी यहाँ डिक्रीज होती है। तो आपको याद रखना है, जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब हम गैस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वाटर डिजोल्व्स मोर गैसेस देन हॉट वाटर। यहाँ पे जो ठंडा पानी होता है वो ज़्यादा गैस को डिजोल्व कर पाएगा हॉट वाटर के कंपैरिजन में। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो आपका सॉलिड के लिए था, लेकिन यदि आप गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में क्या होगा, गैस में आपका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और जो ठंडा पानी है वहाँ पे डिजोल्व कर पाता है ज़्यादा गैसेस को हॉट वाटर के कंपैरिजन में। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर है कि जो ऑक्सीजन होता है वो आपका कोल्ड वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होता है, और इसका एक्वेटिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो जलीय जीवन होता है, जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो फिश होती हैं और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपके क्योंकि डिपेंड करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में।
cold water contains more oxygen, warm water contains less oxygen. This is why aquatic organism may suffer during very hot weather. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि कितना मास उसमें प्रेजेंट है एक दिए गए वॉल्यूम के अंदर। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। पर यूनिट वॉल्यूम में ये बताता है कि कितना मास वहाँ पर है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी की डेफिनेशन है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर क्यूब मीटर, और जो कॉमन यूनिट इसमें यूज होती है वो होती है ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो आयरन होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है, जो वुड होती है लकड़ी होती है उसकी कम डेंसिटी होती है, ऑयल जो होता है वो वाटर से उसकी कम डेंसिटी होती है, इस कारण वो फ्लोट करता रहता है। कोई भी चीज़ पानी में डूबती है या तैरती है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किसी चीज़ की डेंसिटी यदि पानी से ज़्यादा होती है तो क्या होती है, वो चीज़ डूब जाती है, और किसी चीज़ की डेंसिटी यदि पानी से कम होती है तो वो वहाँ पे फ्लोट करती है, तैरती है। डेंसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये फ्लोटिंग और सिंकिंग को डिटरमाइन करती है। तैरना और डूबना इस चीज़ को डिटरमाइन करती है डेंसिटी। ऑब्जेक्ट्स विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर फ्लोट। यदि किसी की पानी से कम डेंसिटी है तो वो फ्लोट करती है वो चीज़, और यदि उसकी डेंसिटी यदि वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाती है। इसी कारण ये वुड फ्लोट होती है, लकड़ी फ्लोट होती है, और आयरन क्या है यहाँ पर डूब जाता है, सिंक। इसके बाद शिप कंस्ट्रक्शन, जो शिप बनते हैं, जहाज बनते हैं पानी में तैरने के, जो पानी में तैरते हैं, तो वो क्या है यहाँ पर, शिप्स आर मेड ऑफ हैवी मेटल्स बट डिजाइन टू हैव अ लो एवरेज डेंसिटी सो दैट दे फ्लोट। तो उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि उनकी डेंसिटी वहाँ पर कम हो, जिसके कारण वो पानी में तैर पाएँ। सेपरेशन ऑफ मटेरियल, ये सभी इम्पोर्टेंस हैं डेंसिटी की। डेंसिटी हेल्प करती है सेपरेट मटेरियल्स सच एज हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी डेंसिटी का यूज होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये सभी हमारे डेली लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर यूज होती है डेंसिटी, उनके बारे में आपने इसमें यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सॉलिड। तो आपको कुछ मेथड बताना है जिसके द्वारा आप डेंसिटी को फाइंड कर पाएँ रेगुलर और इरेगुलर सॉलिड में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपने देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम पर। यदि आप इन क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं तो आप डेंसिटी को भी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब किसी भी चीज़ का मास यदि हमको मेजर करना है तो इसके लिए ये वेटिंग मशीन यहाँ बैलेंस यहाँ पर यूज होती है। इस डिवाइस के द्वारा आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा जाता है और उसके बाद बस इसके मास को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं। वॉल्यूम यदि आपका रेगुलर सॉलिड है यहाँ पर, जैसे क्यूब है या क्यूबाइड है, तो क्यूब या क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट यदि आपको पता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों की वैल्यू यहाँ पर रखकर आप आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्यूबाइड है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है 10, 5 और 2, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 100 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया।
ये आपका रेगुलर सॉलिड हो गया जिसमें कुछ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इरेगुलर सॉलिड में क्या होगा यहाँ पर, जैसे स्टोन हो गया, की है, तो इसके वॉल्यूम को यदि मेजर करना है तो इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे पानी है, पानी में आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल देंगे यदि, तो पानी का लेवल जितना ऊपर उठ जाता है वहाँ पर, तो उस लेवल से आप पता कर लेते हैं कि उसका वॉल्यूम वहाँ पर कितना है। ये यहाँ पर दिया है कि फिल अ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर, रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम। इसके लिए आप एक टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस जो पानी के लेवल को वहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रही हो उसके वॉल्यूम को। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप उस पानी के अंदर डाल देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसका जो फाइनल वॉल्यूम है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जो वॉल्यूम आपने पहले मेजर किया था और जो वॉल्यूम आपने अब मेजर किया है, दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम उसका बढ़ गया है, तो भाई उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे डेंसिटी का, तो बस मास और वॉल्यूम की वैल्यू यदि आपको पता है तो फॉर्मूला जो दिया है आपको मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3.28 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इस प्रकार से डेंसिटी को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि आपको बताना है क्यों कुछ ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं और कुछ तैरते रहते हैं। तो we often observe that some objects float on water while others sink। बहुत से ऑब्जेक्ट पानी में तैरते हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। ये अभी क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ कि डेंसिटी के द्वारा ही डिसाइड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या पानी में तैरेगा। डेंसिटी का रोल क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फ्लोट या सिंक होना डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी पर, और इसकी डेंसिटी को आप कंपेयर करते हैं वाटर से, तो उस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि वाटर की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वाटर में। तो केस बन दिया है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, तैरता है। इसमें यही दिया है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इट फ्लोट्स। जैसे लकड़ी, कॉर्क, आइस, ऑयल, ये सब पानी में तैरते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ऑब्जेक्ट जो सिंक हो जाते हैं वो किस कारण होते हैं, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो ये सिंक हो जाते हैं। जैसे स्टोन, आयरन, मेटल की, ये सब, इन सब की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है इसलिए ये डूब जाते हैं। डेली लाइफ के एग्जाम्पल लें तो यही ऑयल वाटर में वहाँ पर फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। हस्क और राइस, हस्क फ्लोट करते हैं क्योंकि ये इसकी डेंसिटी कम है। राइस सिंक हो जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। आइस फ्लोट करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है। The concept of floating and sinking is important in shipbuilding, boat design, fishing, transportation over water। इन सब में डेंसिटी का इम्पोर्टेंस है। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या सिंक होता है ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर, पानी के कंपैरिजन में उसकी जो डेंसिटी है उस पर। लोअर डेंसिटी ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, हायर डेंसिटी ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पर। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जब भी किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे आप तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे, एक दूसरे से वो दूर होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसका मास यहाँ पे अनचेंज्ड है। तो डेंसिटी आपकी, सिंस डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास को आप डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो डेंसिटी निकलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी।
क्योंकि वॉल्यूम आपका डिवाइड में था, फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था। ये एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि हॉट एयर राइज बिकॉज इट इज लेस डेंस। हॉट एयर बलून्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। When cooled particles come closer, volume decrease, density increase। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और जिससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में यदि बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, और वॉल्यूम यदि आपका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। इस प्रकार से ये टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर पड़ता है। अब बात करें यदि प्रेशर की, प्रेशर अफेक्ट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंटली। सबसे पहले गैस की बात करें तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल व्हेन प्रेशर इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज होता है गैस में तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गैस के बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन डेंसिटी। लिक्विड में प्रेशर का बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पर। सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो प्रेशर हैज निग्लिजिबल इफेक्ट ऑन डेंसिटी। तो प्रेशर आप लगाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है डेंसिटी पर। तो गैस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रेशर के कारण डेंसिटी पर, लिक्विड में थोड़ा कम और सॉलिड में और ज़्यादा कम। ये एप्लीकेशंस दी हैं, हॉट एयर बलून, वेदर सिस्टम, डीप सी स्टडीज, गैस स्टोरेज सिलेंडर। इन सब चीज़ों पर डेंसिटी का और जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो संबंध है उन सब का उपयोग करके ये सब एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।